हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी गाइज़ कि प्लीज़ आप वीडियोस देखिए। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में आज जो पढ़ने वाले हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस का जो होगा वो पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो आज से फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स और उसके टूल्स, ठीक है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में टूल्स यूज होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली डील करता है किसके साथ, टेक्निक्स होते हैं इसमें, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को और एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म में होते हैं जितने एंजाइम्स, उनका इस्तेमाल होता है ताकि प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें और वो प्रोडक्ट्स ह्यूमन के लिए यूज़फुल होने चाहिए, ठीक है। वही एंजाइम्स का इस्तेमाल होगा, वही एंजाइम्स का यूज़ होगा जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होंगे, सही है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में वो भी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है ताकि जो टारगेट होता है लार्जर स्केल में जो चीज़ें प्रोड्यूस होनी होती है, जैसे मान लीजिए कि एंजाइम्स है, एंजाइम का हमें प्रोडक्शन करना है लार्जर स्केल में, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एंजाइम है वो लार्जर स्केल में प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं उसमें उसको फर्दर लार्जर स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो फॉर्मेशन होता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से ही होता है। दूसरा सिंथेसाइजिंग है जीन एंड यूजिंग इट, और जीन की सिंथेसिस और इसका यूज़ ये भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। साथ ही साथ डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, जितने भी डीएनए वैक्सीन हैं उनको डेवलप करना, फिर जो डीएनए उसको करेक्ट करना, जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करना, ये सारे जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं। ईएफबी ने क्या किया कि इसका एक डेफिनेशन दिया, जो कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो कि ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को मिक्स करके दिया गया है, सही है। तो इसके तहत ये इन्होंने क्या कहा, ईएफबी ने ये कहा ये डेफिनेशन में कि ये इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का, सेल का और सेल के पार्ट का, ठीक है। और उसके अलावा मॉलिक्यूलर एनालॉग्स भी है प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, सही है। तो ये है डेफिनेशन ईएफबी का, जिसमें नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का, सेल का, इन सब का ये इंटीग्रेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी, सही है। बायोटेक्नोलॉजी के 2 कोर यूनिट हैं, 2 कोर टेक्निक्स हैं जो बेसिकली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म देती हैं। वो है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली टेक्निक होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं, ठीक है। डीएनए या आरएनए के केमिस्ट्री को ही ऑल्टर कर देते हैं, यानी जो उसका फंक्शन होता है उसको ऑल्टर कर देते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ताकि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका फिनोटाइप चेंज कर सकें, सही है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक स्टेराइल यानी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं ताकि जो केमिकली इंजीनियरिंग प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो एक स्टेराइल इन्वायरमेंट रखते हैं जहाँ पे केमिकल प्रोसेस किया जा सके। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यहाँ पर क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं तो वो डिजायर्ड माइक्रोब्स को यहाँ पे ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। स्टेराइल इन्वायरमेंट इसलिए रहता है ताकि जो है वो उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके ना मिक्स हो जाए। इसी वजह से ये स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है इसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। और फिर वो जो डिजायर्ड माइक्रोब है, मान लीजिए कि कोई माइक्रोब है जिससे हम लोगों को कोई एंटीबायोटिक निकालना है, तो वो डिजायर्ड है, मान लीजिए कि टेट्रासाइक्लिन निकालना है, तो टेट्रासाइक्लिन को क्या किया जाएगा, वहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का जो सेल होगा, टेट्रासाइक्लिन जिस सेल में होगा, जिस माइक्रोब में होगा, उसको क्या किया जाएगा, ग्रो कराया जाएगा, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, ताकि फर्दर जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सके, मैन्युफैक्चर हो सके। जैसे कि एंटीबायोटिक्स का
प्रोडक्शन, वैक्सीन का प्रोडक्शन, एंजाइम्स का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। अब कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है। देखिए, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों का फायदा उठा के बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वेरिएशन होता है, ठीक है, फॉर्मुलेशन होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, दो लोगों का दो जीन का मिक्सअप होता है और फिर एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रोवाइड करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो इन दोनों को मिक्स करके जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ और ये एक्चुअली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो होती हैं वो पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो जाती हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं जिसकी वजह से जो फर्दर पॉपुलेशन उसका इवोल्यूशन होता है, फर्दर पॉपुलेशन का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही कोई भी पॉपुलेशन का क्या होता है, वेरिएशन, उसमें वेरिएशन होगा, वेरिएशन से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। ओके, जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड था, मतलब जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं आया था तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड जो था जिसमें प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग यूज़ होता था, ठीक है, प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग से ब्रीड का फॉर्मेशन करते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल जीन का भी मिक्सिंग हो जाता था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ये मसला था कि उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल जीन का भी मिक्सिंग हो जाता था, उसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता था डिज़ायरेबल जीन के साथ साथ, ठीक है। कोई मान लीजिए कि सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट लिए लेकिन कुछ उसमें इन्फीरियॉरिटी है तो वो भी चीज़ जो है वो फर्दर मल्टीप्लाई कर जाएगी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में बस उसी चीज़ को लेते हैं जो हम लोगों को ज़रूरत होती है, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन होता है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि जो टेक्निक्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है, पहले तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसकी क्लोनिंग करते हैं और फिर क्लोनिंग का यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट में। ओके, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सब ये जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड है इसको ओवरकम करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग आया और ये क्या करता है, अलाउ करता है आइसोलेट करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए वन और सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन। बहुत सारे डिज़ायरेबल जीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल जीन जो हम लोग को नहीं चाहिए उसको बिना इंट्रोड्यूस किए हुए हम लोग क्या मिल सकता है, हम लोग को जो चाहिए वो मिल सकता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। और यही सब ओवरकम करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग आया। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या करते हैं, सबसे पहले एक पीस ऑफ डीएनए लेते हैं, ठीक है, कोई भी पीस ऑफ डीएनए लेंगे, उसको एलियन ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, जैसे कि ये एक पीस ऑफ डीएनए है, इसको क्या करेंगे, पहले कट करेंगे और कट करके कोई भी एलियन ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे और उसके डीएनए से इसको अटैच करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस वजह से हुआ ताकि हम जो जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था उसको प्लाज्मिड के साथ क्या किए, रिकम्बाइन कर दिए, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के साथ ये क्या है, देखिए ये प्लाज्मिड है, इसका एक पार्ट कट किए और उसके बाद दूसरे जीन को क्या किए, इंट्रोड्यूस। प्लाज्मिड होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है, अगर आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड एक्चुअली एक तो बैक्टीरिया का अपना सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन एक और चीज़ होती है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्चुअली ऑटोनमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सैल्मोनेला टाइफीरियम में होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड किस में होता है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में होता है और ये अपने आप जो है वो रेप्लिकेट करने वाला सर्कुलर डीएनए होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, यानी जो क्रोमोसोम होता है उसके अलावा एक डीएनए होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। 3 तरह के प्लाज्मिड होते हैं, वो सारा मैंने पढ़ा दिया है जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रही थी। तो प्लाज्मिड के बारे में आप जान लीजिएगा, वहाँ पर सेल में आप लोगों को पूरा डिटेल में प्लाज्मिड के बारे में, यहाँ शॉर्ट में समझिए कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो खुद ब खुद ही रेप्लिकेट करता है। अब दूसरी चीज़ आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कि कोई भी जो डीएनए है, ये डीएनए को हम लोग जो कट किए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के पास कट किए, तो वो किस वजह से हो पाया, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से हो पाया, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक्चुअली क्या करता है, कट करता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। जो डीएनए है उसको, ये जो डीएनए है इसका एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ये कट करता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए को कट करता है, ठीक है।
तो ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सही है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये डीएनए के एक पार्ट को कट कर देगा, ठीक है, और इसको स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में क्या करेगा, तब्दील कर देगा, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। उसके बाद बात आती है जो कट पीस ऑफ डीएनए होता है उसको क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं प्लाज्मिड डीएनए। अब जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो डीएनए को कट किया उसको क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे प्लाज्मिड के साथ। ये देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, जाहिर सी बात है जिस सीक्वेंस के डीएनए को काटेगा, यहाँ पे जिस सीक्वेंस के डीएनए को काटेगा वही प्लाज्मिड के सीक्वेंस को, क्योंकि उसका तो काम वही है ना, वो एक सीक्वेंस को काटता है। जैसे डीएनए में मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं तो नाइट्रोजन बेस के कोई एक सीक्वेंस को काटता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अब वो सीक्वेंस प्लाज्मिड में हो या कोई अदर ऑर्गेनिज्म में, वो उसी सीक्वेंस को काटेगा जिस सीक्वेंस को वो काटने के लिए बना होगा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस कहीं भी हो सकता है, प्लाज्मिड में भी हो सकता है और फिर अदर डीएनए में भी हो सकता है। प्लाज्मिड में डालेंगे तो प्लाज्मिड में भी वही सीक्वेंस काट देगा और डीएनए में भी डालेंगे तो क्या करेगा, वही सीक्वेंस काटेगा। अब क्या होता है कि अब ये जो डीएनए होता है इसके साथ क्या करते हैं, ये कट पीस ऑफ डीएनए जो है वो लिंक कर देते हैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये फिर वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर का काम क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अगर मॉस्किटो की बात करेंगे तो मॉस्किटो में जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम आकर के उसमें सर्वाइव करता है, फिर वो अपने आप को जो है वो डेवलप करता है। तो मॉस्किटो क्या करता है, वेक्टर की तरह काम करता है कि वो प्लाज्मोडियम को अपने अंदर जगह देता है, उसको क्या करने के लिए, उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए, और उसके बाद वो चला जाता है ह्यूमन में और ह्यूमन को काटता है। तो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करने वाला कौन हुआ, मॉस्किटो हुआ। तो मॉस्किटो को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। उसी तरीके से प्लाज्मिड भी एक तरह का वेक्टर है जो अदर पीस ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, डिलीवर कर देता है। समझ आई बात। वैसे ही बिल्कुल जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा डेंगू चला हुआ है, तो डेंगू का जो मॉस्किटो होता है, तो मॉस्किटो थोड़ी ना डेंगू करता है, वो जो वायरस होता है डेंगू का वो एक्चुअली क्या करता है, वो डिजीज काउज करता है, डेंगू काउज करता है। अब वेक्टर कौन हो गया, एडीज मॉस्किटो वेक्टर होगा। एडीज मॉस्किटो जब कैरी करेगा डेंगू वायरस को तो वो दूसरे ह्यूमन को काटेगा, और वो काटेगा तो वो जो वायरस है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। उसी तरीके से मलेरिया का भी वही केस है, मलेरिया का भी मॉस्किटो जो है वो एनाफिलिस मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है। तो सिमिलरली उसी चीज़ को देखते हुए कि वेक्टर कोई होना चाहिए, तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड होता है वो एक्चुअली वेक्टर होता है जो एलियन पीस ऑफ डीएनए को क्या करता है, डिलीवर कर देता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ये जो लिंकिंग होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की प्लाज्मिड वेक्टर में, ठीक है, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसको प्लाज्मिड वेक्टर में इसको लिंक कर दिया गया। तो ये जो लिंकिंग होती है, ये लिंकिंग किस वजह से हो पाएगी, ये डीएनए लाइगेज की वजह से हो पाएगी। जब आप लोग पढ़िएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पर डीएनए लाइगेज जो क्या करता है, लिंकिंग का काम करता है। जो डीएनए लाइगेज होता है बेसिकली, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, लाइगेशन का काम करता है, यानी दो का कनेक्शन का काम करता है, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो डीएनए लाइगेज जो होता है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक कर देता है। ओके, और डीएनए लाइगेज क्या है, एंजाइम है जो कि लाइगेज की कैटेगरी में आता है। तो डीएनए लाइगेज जो होता है वो क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है और उसके एंड को ज्वाइन कर देता है। सही है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक चीज़ है, अब क्या होगा, जब जैसे ही वो प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ये डीएनए एलियन डीएनए क्या होगा, वो लाइगेट हो जाएगा। तो जब लाइगेट हो जाएगा प्लाज्मिड के साथ, तो ये लाइगेट कैसे होगा, इन विट्रो होगा, अंदर ही में होगा। और यही जो पूरा ये बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जहाँ पे एलियन पीस ऑफ डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड के साथ आकर के क्या कर लेता है, ज्वाइनिंग कर लेता है, लाइगेट हो जाता है डीएनए लाइगेज के थ्रू। इसी डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है जिसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए आकर के लाइगेट कर गया, इसको जो है वो साल्मोनेला से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, इकोलाई में ट्रांसफ़र कर दिए। इकोलाई में एक्चुअली क्या होता है, इकोलाई अगर नॉर्मल इकोलाई की बात करेंगे तो इसमें कोई तरह का रेजिस्टेंस जीन नहीं पाया जाता, लेकिन साल्मोनेला में पाया जाता है प्लाज्मिड, ठीक है। और प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये सब रेजिस्टेंस जीन मिलता है। अब ये क्या होता है कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। फर्स्ट जनरेशन में तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही फर्स्ट प्रोजेनी में बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही जो है वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेनी में वो पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है।
फर्स्ट प्रोजेनी में क्या होता है, फर्स्ट प्रोजेनी में ये जो डीएनए होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म है यानी इकोलाई है, उसमें पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं कर सकता है रेप्लिकेट। लेकिन ये सेकेंड जनरेशन में ज़रूर करेगा, ये क्योंकि वो इंटीग्रेट कर जाएगा साथ में, और ये सेकेंड जनरेशन में क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और रेप्लिकेट कैसे करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू जो है वो रेप्लिकेट करेगा। पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन का फंक्शन होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप देखिएगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करके ये मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन कर लेगा। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके क्रोमोसोम के साथ पूरी तरह से क्या होगा, वो एक पार्ट हो जाएगा उसके क्रोमोसोम का। इसी वजह से जो सेकेंड जनरेशन है उसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ होनी चाहिए क्रोमोसोम में, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होना चाहिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो डीएनए है इसमें क्या होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है, ओरी कहलाता है। शॉर्ट में इसको हम लोग ओरी कहते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन का क्या होगा, इनिशिएशन होगा। अब क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, एलियन पीस ऑफ डीएनए का ऑर्गेनिज्म में। अगर इस डीएनए में ओरी है तो ओरी क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। जो एलियन डीएनए है वो लिंक कर जाएगा ओरी रीजन से, ठीक है, विद द ओरी रीजन, और फिर क्या होगा, एलियन पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद क्या होगा कि अब ये जो एबिलिटी होती है मल्टीपल कॉपीज बनाने की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की इकोलाई में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन इकोलाई। तो ये क्या होगा, फिर इसकी क्लोनिंग होना शुरू हो जाएगा और ये मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। अब जो 3 बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म में, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले हम लोग डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका जो भी हम लोग को डिजायरेबल जीन चाहिए, मान लीजिए कि टेट्रासाइक्लिन चाहिए, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन चाहिए, तो उसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में, और उसके बाद उसको मेंटेन करेंगे। जो इंट्रोड्यूस डीएनए है उसको मेंटेन करेंगे होस्ट में, और उसके बाद डीएनए का क्या करेंगे, ट्रांसफर। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, उसमें जो की टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। 1963 में 2 एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे इकोलाई में जो बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ था उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो उसको आइसोलेट किया गया 1963 में। जो पहला एंजाइम था वो क्या कर रहा था, वो मिथाइल ग्रुप डीएनए में जो है ऐड हो रहा था, मिथाइलेज जो था वो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। दूसरा जो एंजाइम था वो क्या कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था, ठीक है। बाद में उसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहा गया। इसकी जो डिस्कवरी थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी थी, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो था HIND2, ओके। तो HIND2 के बारे में अगर जानते हैं तो HIND2 का जो फंक्शन था ये डिपेंड कर रहा था स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। इसका जो फंक्शनिंग, HIND2 का जो फंक्शनिंग था वो डिपेंड कर रहा था स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे, और ये आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद, ठीक है। इसका आइसोलेशन क्या हुआ 5 साल बाद, और इसका कैरेक्टराइजेशन भी 5 साल बाद ही हुआ। HIND2 जो है वो एक्चुअली हमेशा कट करता है डीएनए के मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और उसको रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, और वो सीक्वेंस 6 बेस पेयर्स का होता है। कितने बेस पेयर्स का होता है, 6 बेस पेयर्स का होता है। तो ये जो 6 बेस पेयर होता है वो मैं बताती हूँ, एक होता है G, एक होता है T, ठीक है, लास्ट में होता है एक होता है A, एक होता है C, ठीक है, बीच में प्यूरिन, एक कोई पायरिमिडीन और एक कोई प्यूरिन होगा, सही है। तो ये 6 सीक्वेंस होता है, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, जहाँ पर HIND2 जो है वो कट करता है, और ये HIND2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। HIND2 का फुल फॉर्म बता दे रहे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी HIND2 का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर भी जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया है, आई होप समझ में आ गया होगा।
तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII कहते हैं, ठीक है। HindII का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अब क्या है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो अब तक 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं। और ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट हुए हैं वो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट हुए हैं, ठीक है। ये सारे जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये सारे डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। समझ आ गई बात। इसका अगर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर का जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि HindII है, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा HindII, ठीक है। तो HindII जो है, HindII में फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस हीमोफ्लियस। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम क्या, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स, फर्स्ट लेटर कौन सा है, H है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस, तो हीमोफिलस। और उसके बाद जो सेकेंड लेटर आता है कम्स, सेकेंड 2 लेटर्स IN, सेकेंड 2 लेटर्स कम्स फ्रॉम स्पेशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जहाँ से ये आइसोलेट हुआ, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। और जो लास्ट लेटर आता है जो R जो है वो डिराइव होता है कहाँ से, स्ट्रेन से, इज स्ट्रेन ऑफ दैट बैक्टीरिया। और जो रोमन नंबर है वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया उस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है। अब एक एग्जांपल और है इकोलाई का जो कि NCERT में दिया हुआ है, इकोलाई R1। तो इकोलाई में E फॉर एस्चेरिकिया, CO फॉर कोलाई, R इज द स्ट्रेन और 1 इज द रोमन नंबर, जहाँ से जिस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया उस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। सही है। तो ये जो है इकोलाई का एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया हुआ है, एस्चेरिकिया कोलाई RY13, ठीक है। तो यहाँ से ये आता है इको R1। तो नॉमेनक्लेचर तो समझ आ गया। अब आते हैं, बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो बिलोंग करता है एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से जो कि कहलाता है न्यूक्लिएजेस। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA, और दूसरा जो है एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन द DNA, ठीक है। तो ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एक्सो समझ लीजिए, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को एंड ऑफ द DNA से, ठीक है। मान लीजिए कि ये DNA का एंड है तो इसके एंड से क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा। और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए कि ये सीक्वेंस है, ये 2 स्ट्रैंड है, ये एक सीक्वेंस को हटाएगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में काम होता है। एंजाइम का अगर हम लोग फंक्शन देखें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली क्या करता है, इसका फंक्शन पता ही है। सबसे पहले क्या करता है, DNA सीक्वेंस के लेंथ को क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद एक अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढता है और ढूंढने के बाद उस DNA के रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद उस 2 स्ट्रैंड्स को क्या करता है, कट कर देता है। जो डबल हेलिक्स का 2 स्ट्रैंड होगा उसको कट कर देगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। शुगर फॉस्फेट जो बॉन्ड होता है उनका, उसके स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करेगा, उसको कट कर देगा। और हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस को DNA में। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, बताते हैं अभी। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम R1 का ये दिया हुआ है, इसमें क्या करता है, देखिए एक DNA है, वेक्टर DNA, इसमें एक सीक्वेंस है GAATTC, याद रखिएगा इको R1 का ये सीक्वेंस है जहाँ से ये कट करता है। तो GATTC और इसका जो अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वो है CTTAAG, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा ही होता है। अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे तो यहाँ पे कैसे कट करता है, यहाँ पे इस तरीके से कट करेगा, एक साइड यहाँ G छोड़ेगा, फिर बीच से कट करेगा, उसके बाद अगेन इधर से भी G छोड़ेगा और इधर से कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ से कट करेगा, सही है। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये कट कर दिया तो इस तरीके का हो गया, ओके। तो ये जो कहलाता है ये स्टिकी एंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्टिकी, क्योंकि यहाँ पे इसका बॉन्ड जो है वो दूसरे से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अगेन जो फॉरेन DNA है वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, इको R1 डालेंगे तो इसी सीक्वेंस को काटेगा। अगेन ये इसी सीक्वेंस को काट दिया यहाँ पर। इस सीक्वेंस में अगेन कैसे काटेगा, एक G को छोड़ेगा, नीचे से भी एक G को छोड़ेगा और ये कट करेगा, ठीक है। अब कट करने के बाद यहाँ पे भी एक
क्या मिल गया, एक इसको क्या मिला, एक स्टिकी एंड मिल गया, ये स्टिकी एंड और ये स्टिकी एंड दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, सही है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनेगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक स्टिकी एंड को बनाता है, ये इको R1 का एक्शन है, सही है। अब पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स में अगर ये देखिएगा तो ये जो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में देखिए यहाँ पे CATTC ये सीक्वेंस हो गया। अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे तो कैसे होगा, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सेम प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर डीएनए सीक्वेंस को ही देख लीजिए, जैसे कि GAATTC, अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे, देखिए नीचे वाला, देखिए नीचे में क्या होगा, GAATTC। इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जहाँ वैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जहाँ सेम वर्ड होते हैं, अगर उसको दोनों साइड से पढ़ा जाए तो वो बिल्कुल सेम प्रोनाउंस होंगे। जैसे कि मलयालम सेम प्रोनाउंस होते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है डीएनए का, उसमें क्या करते हैं, उसमें दोनों स्टैंड्स में अगर हम लोग उसको सीधा पढ़ेंगे फर्स्ट स्टैंड में, तो सेकेंड स्टैंड में उल्टा पढ़ेंगे तो सेम चीज़ आएगा। पैलिंड्रोम्स में क्या होता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस है, ये दोनों डीएनए का सीक्वेंस है, तो इधर से पढ़ेंगे तो सेम आएगा, इधर से ही पढ़ेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े, तो एक एंड में सीधा पढ़ेंगे तो सेम आएगा, दूसरे स्टैंड में उल्टा पढ़ेंगे तो सेम आएगा। तो इसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है GAATTC का, तो उल्टा भी पढ़ रहे हैं, 5:3 में भी पढ़ रहे हैं तो GAATTC, और 3:5 में भी पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, GAATTC, ओके। और ये सीक्वेंस किसका है, इको R1 का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कट करते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे कि अभी मैंने दिखाया GAATTC, यही तो सीक्वेंस था। तो अगर इसको दूसरे वाले स्टैंड पे करेंगे, ये 5:3 हो गया। अब 3:5 में देखेंगे तो GAATTC यही था। तो ये जो है एक इधर एंड से कट कर रहा है और एक इधर एंड से, तो थोड़ा सा हट करके एक बेस को छोड़ करके वो क्या करता है, कट करता है। और दोनों स्टैंड में ऐसे ही कट करेगा, ऊपर से ऐसे कट करेगा, नीचे से भी ऐसे कट करेगा। समझ आई बात। तो इस तरह का सीक्वेंस होता है, इस तरह के सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे वो कट किए तो वो क्या होता है कि जो सिंगल स्टैंड पोर्शन होता है एंड का, वो छूट जाता है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड जो पोर्शन होता है वो छूट जाता है, जिसकी वजह से ओवर हैंगिंग स्ट्रेच हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये स्टिकी एंड बन गया ना, यहाँ पे ये वाला जो स्टैंड बन गया ये स्टिकी एंड बन गया, ठीक है। अगेन इसमें भी स्टिकी एंड बन गया, तो ये दोनों क्या होगा, अब जुड़ जाएगा। सही समझ में आ गई बात। तो इस तरह का सीक्वेंस होता है और इस तरह से कट करता है, और सीक्वेंस जो बनाता है वो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, अब क्या होता है कि स्टिकी एंड तो फॉर्मेशन हो गया, अब दोनों में स्टिकी एंड फॉर्मेशन हो गया, एक फॉरेन डीएनए में भी, एलियन पीस ऑफ डीएनए में भी, और किस में, और प्लाज्मिड डीएनए था उसमें भी क्या हो गया, स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हो गया। अब दोनों स्टिकी एंड को एक साथ तो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो स्टिक होता है एक दूसरे के साथ, वो किससे होता है, डीएनए लाइगेज से स्टिक होता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। जैसा मैंने अभी बताया कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, ये जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल होता है, डीएनए लाइगेज का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज का भी फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है वो एक्चुअली दो डिफरेंट डीएनए से बना है ना। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ये कहाँ से बना, ये दूसरा डीएनए था, ये वेक्टर का डीएनए था और ये फॉरेन डीएनए था। तो दो अलग अलग डीएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये सिर्फ किस वजह से पॉसिबल हो पाया, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से पॉसिबल हो पाया। जब ये दोनों स्ट्रैंड्स यानी फॉरेन डीएनए का और फिर वेक्टर डीएनए का, दोनों का एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बेसिकली फंक्शन तो मैंने बताया कि वो एक सीक्वेंस को कट करता है। तो वो कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे वो वेक्टर का डीएनए सीक्वेंस हो, चाहे वो फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस हो, अगर वो सीक्वेंस मिलेगा तो उसको वो कट कर देगा, ठीक है।
तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा और फिर उसको ज्वाइन कर देगा किससे, डीएनए लाइगेज से ज्वाइन कर देगा। जैसे कि एक और पिक्चर देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड में ही तो करते हैं क्योंकि प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इन दोनों को कट करेगा, फॉरेन डीएनए को भी कट करेगा, वेक्टर डीएनए को भी कट करेगा। दोनों को कट करने के बाद देखिए ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तब्दील कर दिया, इसका भी एक स्मॉल फ्रैगमेंट काटा, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, इसको लाइगेट करना होगा और लाइगेशन किससे होगा, डीएनए लाइगेज से लाइगेशन होगा और डीएनए लाइगेज से लाइगेशन होने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। जो ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्लोनिंग हो जाएगी, यही तो होता है। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों वेक्टर को और सोर्स डीएनए को एक जगह पे अगर कट नहीं करता तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट नहीं हो पाता। एक स्टैंड को कट करना जरूरी होता है, एक सीक्वेंस को कट करना जरूरी होता है। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाएगा। अब क्या होगा कि जो डीएनए होता है उसका सेपरेशन और आइसोलेशन कैसे करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट का। तो जो डीएनए फ्रैगमेंट, जो कटिंग ऑफ डीएनए होता है, जैसे कि मान लिया कि हमने फॉरेन डीएनए को कट कर दिया, ठीक है। अब फॉरेन डीएनए, अब क्योंकि डीएनए है उसके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट किया, अब वो सीक्वेंस हम लोगों को ऑब्टेन कैसे होगा, उसको सेपरेट कैसे करेंगे, इतनी सारी चीजें पढ़े, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को कट कर दिया, उसको लाइगेट भी करा दिया, लेकिन वो जो डीएनए जो कटा था, जो फॉरेन डीएनए, ये जो फॉरेन डीएनए हम लोगों ने काटा, ये फॉरेन डीएनए जो स्मॉल फ्रैगमेंट बना है, तो ये बेसिकली हम लोग आइसोलेट कैसे करेंगे, ये बिना आइसोलेट किए हुए तो नहीं होगा ना, इसको आइसोलेशन की जरूरत है, तभी तो ये आइसोलेट करेंगे, तभी तो ये वेक्टर में जा करके ये लाइगेट होगा ना। तो आपके दिमाग में ये बात आई कि जो फॉरेन डीएनए है वो एक्चुअली वहाँ से जो पूरा डीएनए का जो 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, वो उसमें से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो सीक्वेंस को काटा उसको आइसोलेट कैसे करेंगे। तो उसको आइसोलेट जब तक नहीं करेंगे तब तक वेक्टर डीएनए में उसको लाइगेट कैसे करेंगे, ये लाइगेशन तब तक नहीं होगा जब तक इसका आइसोलेशन नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सेपरेट करके आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन और सेपरेशन में सबसे पहला काम हम लोग को ये करना होता है, जो डीएनए जो कट होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है, जो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, जो हम लोगों ने अभी फ्रैगमेंट्स को देखा, इसका जो ये जो फ्रैगमेंट बना, ये फ्रैगमेंट को हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और ये आइसोलेशन जो सेपरेशन टेक्निक होता है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब चलिए थोड़ा सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो डीएनए हम लोग लेंगे उसको क्या करेंगे, डीएनए को ये वेल्स में रख देते हैं। ये जो वेल्स आपको 1 2 3 4 ये वेल दिखाई दे रहे हैं, इसमें रख देते हैं। अब क्योंकि डीएनए क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये एनोड होता है, ठीक है, और ये होता है कैथोड। तो ये क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये फोर्स करता है टुवर्ड्स इधर जाने के लिए, कैथोड की तरफ, ठीक है। तो ये मूव करता है। अगर आप बताइए जो मूव करेगा, अब मूव करने में क्या होगा कि जो लंबा फ्रैगमेंट होगा, जो बड़ा फ्रैगमेंट होगा, ठीक है, ऐसे समझिए कि जो बहुत मतलब भारी होगा, जैसे मान लीजिए कि हाथी है, हाथी क्या होता है, बहुत स्लो 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 चलता है। वही लाइट वेट, जैसे कि डियर है, तो वो डियर कितना फास्ट भागता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डीएनए जो होता है वो जो लाइट वेट होगा वो जल्दी जल्दी भागेगा, है ना, वो जल्दी जल्दी इधर जाएगा। लेकिन जो मोर वेटेड होगा, जो ज़्यादा लंबा होगा फ्रैगमेंट, वो क्या होगा, वो इधर ही रह जाएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे मूव करेगा। तो इसी तरह से जो छोटा फ्रैगमेंट होगा, क्या ऐसी बात है, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो छोटा फ्रैगमेंट को ही 6 सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, तो वो छोटा फ्रैगमेंट है। तो उस छोटे से फ्रैगमेंट को मूव करने में क्या होगा, वो फास्ट मूव करेगा, और फास्ट मूव करेगा तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है वो क्या होगा, वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि हम लोग एक जेल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एगरोस जेल। एगरोस जेल एक्चुअली नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट होता है। आपने जेलिडियम और ग्रासिलेरिया का नाम तो सुना ही होगा। जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने जेलिडियम और ग्रासिलेरिया के बारे में बताया था एल्गी में, ठीक है। तो वहाँ से अगर अगर का फॉर्मेशन होता है और उसी से बनता है एगरोस जेल। तो एगरोस जेल का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एगरोस जेल डाला जाता है। और एगरोस जेल में एक चीज़ और डाली जाती है जो कि होता है इथीडियम ब्रोमाइड, एक कंपाउंड है
जो कि एक्सपोजर उसमें अगर करते हैं ना यूवी रेडिएशन का, तो उसमें जो डीएनए है उसका एक क्या मिल जाता है, एक वो विजुअलाइज हो जाता है। तो विजुअलाइज करने के लिए, डीएनए को स्टेन करने के लिए हम लोग इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं, और वो किस में डालते हैं, वो डाल देते हैं जेल में ही डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए स्टेन हो जाता है। और प्योर डीएनए को हम लोग नहीं देख सकते, जब तक उसकी स्टेनिंग नहीं होगी हम लोग प्योर डीएनए को विजिबल लाइट में तो नहीं देख सकते। इसी वजह से उसको यूवी रेडिएशन उस पर पास कराया जाता है, ताकि हम लोग डीएनए का इस तरीके, इथीडियम ब्रोमाइड से ऑरेंज कलर का इस तरीके से बैंड जो है वो देता है। तो जो सबसे ऊपर जाएगा ना वो सबसे छोटा फ्रैगमेंट होगा, और जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे बड़ा फ्रैगमेंट होगा, क्योंकि लार्जर फ्रैगमेंट स्लोली मूव करता है। ठीक है, तो ये जो छोटे फ्रैगमेंट है वो दिख जाएंगे हम लोग को। अब क्या करेंगे, जो एग्रोस जेल है उसको क्या करेंगे, कट करते हैं। अब हम लोग को आइसोलेशन करना है, क्योंकि सेपरेशन तो हो गया है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट का हम सेपरेट कर चुके हैं। अब उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो आइसोलेशन के लिए क्या करते हैं, जो एग्रोस जेल होता है उसको कट करते हैं। कट करने के बाद उसको जेल का जो है वो पीसेस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे जेल के टुकड़े होंगे जो हम लोगों ने काटे होंगे, फ्रैगमेंट जो बांटे होंगे, उसको क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। तो उसको छोटे छोटे पीसेस में करने को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, उसके आइसोलेशन को। सही है। अब डीएनए फ्रैगमेंट को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है इस तरीके से, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम लोगों को हासिल होता है वो क्या करते हैं, उसको फिर क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइन कर देते हैं। समझ आ गई बात। अब जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसके बारे में, क्लोनिंग वेक्टर दो है, प्लाज्मिड, मैंने अभी बताया कि जो प्लाज्मिड होता है वो होता है, और दूसरा बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज तो आपने देखा होगा, इस तरीके का बैक्टीरियोफेज होता है। ठीक है, इस तरीके का बैक्टीरियोफेज होगा। जब मैंने वायरस पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था बैक्टीरियोफेज के बारे में। ठीक है, वेक्टर्स होते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर्स में प्लाज्मिड जो होते हैं, इनमें कुछ किसी में क्या होता है कि 1-2 कॉपी पर सेल प्लाज्मिड होते हैं, और किसी में 15 से 100 कॉपी पर सेल हो सकते हैं, और किसी में इससे ज़्यादा भी नंबर हाई हो सकता है। बैक्टीरियोफेज बहुत ज़्यादा पर सेल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसका जो कॉपी नंबर्स होता है विद इन बैक्टीरियल सेल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसमें, एज अ क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका जो है वो रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये पर सेल बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर रखते हैं। अब क्या करते हैं कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए हम लोगों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मिला, उसको या फिर बैक्टीरियोफेज के साथ लिंक कर देते हैं, या फिर प्लाज्मिड के साथ लिंक कर देते हैं। लिंक करने का प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे उसको लिंक करते हैं। ठीक है, अब लिंक करने के बाद फर्स्ट जनरेशन में तो वही नहीं मल्टीप्लाई कर पाएगा, ठीक है, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन होगा उसमें वो मल्टीप्लाई कर लेगा। इस तरीके से हम लोग को बहुत सारा क्या मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। जितना कॉपी नंबर होगा ना बैक्टीरियोफेज का और प्लाज्मिड का, उतना ज़्यादा हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। अब ये जो वेक्टर होते हैं अभी के टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और वेक्टर जो होते हैं इजी लिंकिंग हो जाती है फॉरेन डीएनए की, और यहाँ से हम लोग सिलेक्शन भी कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। अब जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उनमें फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए कि एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में मैंने बताया कि रेप्लिकेशन की शुरुआत जो है वो इसी से होती है, इसी सीक्वेंस के थ्रू होती है। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा है क्लोनिंग साइट, और चौथा है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये फीचर्स होने चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं कि जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो एक सीक्वेंस होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी पीस ऑफ डीएनए जब लिंक करता है इस सीक्वेंस के साथ तो रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ओरी रीजन ये वाला है। ठीक है, तो एक ओरी रीजन। अब PBR 322 के बारे में बता दें, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो कि बनाया गया। ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखता है। ये सीक्वेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल करने के लिए कॉपी नंबर, जो लिंक डीएनए है उसके कॉपी नंबर को भी यही कंट्रोल करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेप्लिकेशन यहीं से शुरू होना है, तो कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है, कंट्रोल भी यही करेगा। इनिशिएशन जब यहाँ से रेप्लिकेशन का होता है तो कंट्रोलिंग भी यहीं से होता है। ठीक है, और अगर कोई चाहता है कि बहुत सारे कॉपी नंबर हो टारगेट डीएनए का, तो इस वहाँ पे क्या करते हैं, जो वैसे वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं जिसका ऑरिजिन सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर बनाने के लिए। सही है। अब दूसरी बात आती है सेलेक्टेबल मार्कर की। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में बहुत कन्फ्यूजन मिलेगा, बहुत ज़्यादा, तो इसको क्लियरली थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, इत्मीनान से बैठ करके। ठीक है, मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, कोई भी वेक्टर को
जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर होने की उसमें ज़रूरत होती है। सेलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली क्या होता है, ये क्या करता है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सारा जो है वो बैक्टीरिया वो रिकॉम्बिनेंट ही बन जाए। ठीक है, सब में इनकॉर्पोरेट ही हो जाए फॉरेन डीएनए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% किसी भी चीज़ का होना पॉसिबल नहीं है। कोई होगा 95 होगा, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होगी तो 95 99% होगा, तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल 100% ही एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, 100% रिकॉम्बिनेंट बन जाए। तो वहाँ पर क्या ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम लोग मार्क कर सकें। जैसे कि हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं ना, तो हम लोग भी मार्क करते रहते हैं, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आज का टारगेट ये है कि आज हम लोगों को 10 पेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर पढ़ लेना है। तो अगर मान लीजिए कि उतने देर में नहीं हो पाया तो हम लोग टिक कर देते हैं ना, मार्क कर देते हैं। तो मार्किंग के लिए कुछ चाहिए होता है, मार्कर कोई ना कोई चाहिए होता है, कोई हाइलाइटर चाहिए होता है। ठीक है, तो उसी तरह जो है वो क्लोनिंग वेक्टर में भी कोई हाइलाइटर, कोई मार्कर चाहिए होता है जो कि हाईलाइट कर दे कि हाँ भाई, कोई बता दे कि हाँ ये है रिकॉम्बिनेंट और ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो उससे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये तो मैंने बता दिया कि जैसे साल्मोनेला का जो प्लाज्मिड होता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, उसको क्या करते हैं इकोलाई में डाल देते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इकोलाई होता है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट होता। तो क्या होता है कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, मान लीजिए इकोलाई को हम लोगों ने ले लिया, इसमें कोई भी प्लाज्मिड, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, कोई भी ऐसा प्लाज्मिड नहीं है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखे। ठीक है, तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया उसको ले लेते हैं, उसमें एक प्लाज्मिड को डाल देते हैं, नॉर्मल प्लाज्मिड को डाल देते हैं। ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो ये जो होगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, ये क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत होती है ताकि वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। ठीक है, और परमिट करेगा ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट को। सही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली एक प्रोसीजर होता है जहाँ पर एक पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट सेल में, होस्ट बैक्टीरिया में। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल इकोलाई होता है उसमें ना ही एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस होता है, ना ही क्लोरमफेनिकॉल का रेजिस्टेंस होता है, ना ही टेट्रासाइक्लिन का, ना ही कैनामाइसिन का। ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता है इकोलाई में, कुछ भी नहीं होता। और इसी वजह से इकोलाई में ये सारे सिलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इकोलाई में अगर एक नॉर्मल इकोलाई लेंगे तो नॉर्मल इकोलाई में कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं पाया जाता है अगेंस्ट ऑल दिस एंटीबायोटिक्स, जो टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इन सब के लिए कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक नॉर्मल इकोलाई में क्या होगा, ये एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा क्योंकि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं पाया जा रहा। अगर इसको टेट्रासाइक्लिन में रख दें तब भी मर जाएगा, अगर इसको एम्फिसिलिन में रख दें तब भी मर जाएगा, अगर इसको क्लोरमफेनिकॉल में रख दे तब भी मर जाएगा, अगर इसको कैनामाइसिन में रख दे तब भी मर जाएगा। अगर हम लोग क्लोनिंग साइट की बात करें, जो थर्ड पॉइंट था हमारा क्लोनिंग साइट के बारे में, सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में तो समझ में आ गया कि कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा, क्योंकि इकोलाई में क्या होता है, इकोलाई में कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। तो अगर उसको एंटीबायोटिक में डाल देते हैं तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। सही है, तो ये बात समझ में आ गई। अब क्लोनिंग साइट की बात करते हैं। तो जो क्लोनिंग साइट होता है बेसिकली वो क्या होता है, एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए कोई भी वेक्टर में क्या होता है, जैसे प्लाज्मिड एज अ वेक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी वेक्टर में कोई सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए या फिर बहुत कम रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2 जगह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पर इतना दूर में रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर भी मान लीजिए कि रिकॉग्निशन साइट है और मान लीजिए यहाँ पर भी रिकॉग्निशन साइट होगा, तो यहाँ पे डीएनए लिंक करेगा और यहाँ पे भी डीएनए लिंक करेगा और ये दोनों जगह लिंक करेगा, तो क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉम्प्लिकेट कर जाएगा मामला, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होता है तो मामला क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर जाता है। ठीक है, तो एक है, अगर जंगल का राजा एक है तो सही चल रहा है, अगर जंगल का राजा बहुत सारा हो जाएगा तो बोलेगा मेरी मानो, बोलेगा मेरी मानो, तो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक देश में 2 राजा हो गए तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, जितना कम रिकॉग्निशन साइट उतना ज़्यादा अच्छा। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए भी आसानी होती है कि एक ही जगह पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन
साइट क्या करता है विद इन वेक्टर, वो जनरेट कर देता है सेवरल फ्रैगमेंट्स को जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या जीन क्लोनिंग जो होती है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ठीक है, अब लाइगेशन ऑफ डीएनए जो होता है, एलियन डीएनए का जो लाइगेशन होता है वो रेस्ट्रिक्शन साइट के पास होता है। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन साइट देखिए यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बाम H1 का, टेट्रासाइक्लिन में दो का रिकॉग्निशन साइट है, एक है बाम H1 का भी, एक साल1 का भी है। ठीक है, तो बाम H1 का ये साइट भी है और साल1 का भी साइट है। उसी तरीके से यहाँ पे एम्पिसिलिन है, तो एम्पिसिलिन में PVU1 है, PS1 है, फिर यहाँ पर 3 रिकॉग्निशन साइट है इस रीजन में, तो इस रीजन में EcoR1 है, CLAV1 है, HIN3 है। ठीक है, और ROP रीजन में यहाँ पे है PVU2। ठीक है, यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन साइट है PVU2 का। तो लाइगेशन जो होता है एलियन डीएनए का वो कहाँ पे होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट पे होता है, जैसे कि बाम H1 का यहाँ पे है रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन है। ओके, जैसे कि PVU1 का है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पे किसका रेस्ट्रिक्शन साइट है, PVU1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है। जैसे कि अगर हम लोग को बाम H1 साइट पे कोई फॉरेन डीएनए को लाइगेट करना है, बाम H1 कहाँ पर है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के पास है। टेट्रासाइक्लिन जीन जो है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो यहाँ पर क्या है, बाम H1 का रिकॉग्निशन साइट है। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइगेट कर सकते हैं फॉरेन डीएनए को, बाम H1 साइट पे क्या कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जहाँ पर है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं बाम H1 डाल के। ठीक है, दोनों में बाम H1 डालेंगे तो इस वाले रीजन को कट कर देगा प्लाज्मिड में, फॉरेन डीएनए में भी उसी रीजन को कट करेगा, उसी रिकॉग्निशन साइट को कट करेगा। अब क्या होता है देखिए, अब एक जो हमने बनाया है ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे किसी भी, अब इसको क्या होगा, अब किसी भी इसमें डाल दीजिए, किस एम्पिसिलिन में डाल दीजिए या फिर टेट्रासाइक्लिन में डाल दीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि किसी में डाल दीजिए ये सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। ठीक है, तो इनमें ये दोनों जीन है, तो यहाँ पे एम्पिसिलिन में डालिए या टेट्रासाइक्लिन में डालिए, तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये जो है सब में सर्वाइव करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए हम लोग, ये जो टेट्रासाइक्लिन जीन है तो यहाँ पर बाम H1 से कट करके यहाँ पे दूसरा डीएनए को क्या किए, लाइगेट कर दिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पर फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिए, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे पूरा जीन की वजह से क्या हो रहा था, टेट्रासाइक्लिन एक्टिवेट था, लेकिन जैसे ही बाम H1 से इसको कट करके क्या किए, दूसरा फॉरेन डीएनए लाइगेट कर दिए, तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए, अब यहाँ पर इनएक्टिवेट तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया कि नहीं बन गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी है। ठीक है, दो बात समझ में आ गई, एक ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेंट है जो कि रिकॉम्बिनेंट है। अब क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हम लोगों ने देखा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या करेगा, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो चुका है, तो रिकॉम्बिनेंट अगर हम टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो क्या होगा, वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, तो वो मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन क्या हुआ, इनएक्टिवेट हो गया। जब इनएक्टिवेट हो गया तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालेंगे तो ये बैक्टीरिया का क्या होगा, मर जाएगा। ओके, और क्यों मरेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंजर्शन हो जाएगा, इंजर्शन हो गया है फॉरेन डीएनए का, तो फॉरेन डीएनए के इंजर्शन की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था उस प्लाज्मिड, उस बैक्टीरिया का, वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम लोग फिर भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब क्या किए कि दो पेट्री डिश लिए, एक पेट्री डिश लिए, ठीक है, एक पेट्री डिश में क्या डालें, ट्रांसफॉर्मेंट को डालें, ट्रांसफॉर्मेंट जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेंट था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट एम्पिसिलिन में क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। अब इस ट्रांसफॉर्मेंट को डाल दिए टेट्रासाइक्लिन में, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये भी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉर्मली नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसमें प्लाज्मिड है, एक नॉर्मल प्लाज्मिड जो कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, तो वो डाले हैं, तो इन दोनों में डालेंगे तो सर्वाइव कर जाएगा। समझ आ गई बात। अब क्या हुआ, ये जो रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में क्या था, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो गया था। तो क्या एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, आप बताइए। रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा या नहीं करेगा, जब, क्योंकि एम्पिसिलिन तो एक्टिव है,
एम्पेसिलिन एक्टिव है, तो एम्पेसिलिन जब एक्टिव है, एम्पेसिलिन जब रेजिस्टेंस जीन एक्टिव है, तो जाहिर सी बात है एम्पेसिलिन में डाल दो तो उसका रेजिस्टेंस उसके पास है, तो वो क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है तो टेट्रासाइक्लिन जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया है। और इनएक्टिवेट हो गया है तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, ये ग्रो नहीं करेगा। समझ आ गई बात? तो ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट जो है वो एम्पेसिलिन में तो ग्रो कर गया लेकिन टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो कर पाया। अब क्या हुआ, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो कर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो कर जाएगा, चाहे वो एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम हो चाहे वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम हो, इन दोनों में नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट था वो ग्रो कर जाएगा। सही, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ इनएक्टिवेट नहीं हुई है। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है इसको क्लियर करने की, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो हेल्प करेगा सेलेक्ट करने में ट्रांसफॉर्मेंट को, ओके। और अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होगा, जो कि इंजर्शन के थ्रू जो इनएक्टिवेट हो गया था, तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट का, ठीक है। अब सिलेक्शन हो गया रिकॉम्बिनेंट का, और ये जो सिलेक्शन होता है क्योंकि बहुत मुश्किल है, समझने में भी मुश्किल है, करने में भी बहुत, क्योंकि करने में तो और मुश्किल होता है क्योंकि एक माइक्रो लेवल पे काम करना है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक बहुत कमरसन प्रोसीजर हो जाता है ये, जिसकी क्योंकि साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी होती है, ठीक है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। इसी वजह से एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो डेवलप हुआ, जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकता है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ठीक है। और ये कैसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। तो कलर के बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होता है उसके प्रेजेंस में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस में, और वो एंजाइम कौन सा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, उस सीक्वेंस में इंसर्ट करते हैं जहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम का कोडिंग सीक्वेंस है। तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जब फॉरेन डीएनए लाइगेट हो गया तो क्या हो गया, एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो गया। अब एंजाइम का और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, कि इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ, इनएक्टिवेशन हो गया। वहाँ पे भी टेट्रासाइक्लिन इंसर्ट करने के बाद क्या हो रहा था, इनएक्टिवेट हो जा रहा था। सही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे जीन जो है वो दूसरे फॉरेन जीन से यहाँ पे आकर लग जा रहा था ना, इसी वजह से इनएक्टिवेशन हो रहा था। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो एंजाइम ही इसलिए क्या, ताकि वो कलर प्रोवाइड करे, तो वहाँ पे कलर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसका इनएक्टिवेशन होगा, अगर इसका प्रेजेंस है, एंजाइम का प्रेजेंस हो रहा है, अगर एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहा है तो कलर देगा। लेकिन अगर एंजाइम की जगह पे, एंजाइम के जीन की जगह पर क्या किए, दूसरा कोई और जीन जो है वो डाल दिए, दूसरा कोई सीक्वेंस डाल दिए, तो क्या होगा, वो एंजाइम जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीन क्या हो गया, वो तब्दील हो गया है। तो एंजाइम जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो रिलीज़ नहीं होगा, और रिलीज़ नहीं होगा तो कलर नहीं देगा। तो कितना आसान है ना, इसको समझना भी आसान है और करना भी आसान है। तो ये दोनों आसान काम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और इस वजह से हम लोग इस चीज़ को पता कर लिए कि हाँ, इसमें जो है, इस चीज़ में जो है वो रिकॉम्बिनेंट है और इसमें नहीं रिकॉम्बिनेंट है। ये रिकॉम्बिनेंट है और ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है। जो कलर देगा वो क्या होगा, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और जो कलर नहीं देगा वो क्या होगा, वो रिकॉम्बिनेंट होगा। अब जो चौथा आता है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो कोई भी जीन को डिलीवर करना है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में, और उसको फोर्स करना है कि जो बैक्टीरिया करते हैं हमारे साथ और वायरस चाहते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया चाहते हैं, तो उसको फोर्स करने है वो करने के लिए जो बैक्टीरिया और वायरस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं जीन को यूकैरियोटिक सेल में, और उससे वो काम कराते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस
चाहते हैं। सही है। तो जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, वो एक पैथोजन है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक पैथोजन है जो कि डाइकोट प्लांट में क्या करता है, डिलीवर करता है अपने एक पीस ऑफ डीएनए। और वो कौन सा डीएनए होता है, टीडीएनए होता है, टीडीएनए। ठीक है। तो टीडीएनए एक्चुअली ट्यूमर डीएनए होता है जो कि ट्यूमर करता है। और जो नॉर्मल प्लांट होता है उसमें क्या करता है, ट्यूमर बना देता है, ट्यूमर प्रोड्यूस कर देता है। और ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल जो कि पैथोजन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो वही केमिकल उसको चाहिए होता है, तो पैथोजन को वो केमिकल मिल जाता है। ठीक है। तो टीडीएनए अपना डाल करके वो अपना काम कराते रहते हैं प्लांट और एनिमल से, उसका न्यूट्रिशन ले करके। सही है। उसी तरीके से एनिमल में भी जो रेट्रोवायरस होता है वो क्या करता है, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में तब्दील कर दे। सही है। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको साइंटिस्ट ने समझा। ठीक है, कि कैसे जो है वो पैथोजन जो हैं वो अपने जीन्स को डिलीवर करके वो अपना काम ले रहे हैं। ठीक है। तो उसी सब चीज़ को समझ करके तो उन्होंने समझा कि अच्छा, जैसे कि कोई इंसान होता है ना, नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ देखता है, तो साइंटिस्ट भी वही काम कर रहे हैं कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं कि आखिर ये कर रहा है तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करें कि ये पॉजिटिव चीज़ हो जाए, पॉजिटिव चीज़ बन जाए, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए। ठीक है ना। जो प्लांट को नुकसान में दे रहे हैं, जो एनिमल्स को नुकसान कर रहे हैं, उसको ऐसा बना दो कि वो क्या करे, उसका नुकसान नहीं, उसका फ़ायदा होने लगे। तो साइंटिस्ट ने यही काम किया और ये जो काम कर रहे थे उसको क्या कर दिया गया, उसको फ़ायदे में तब्दील कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो मैकेनिज्म कर रहे थे एग्रोबैक्टीरियम या रेट्रोवायरस, जो मैकेनिज्म जो फॉलो कर रहे थे वो अपना काम बनाने के लिए, तो उसी का हेल्प लेकर के, उसी को एनालाइज करके इन्होंने क्या किया कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, जो प्लाज्मिड जो ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था, उसको क्लोनिंग वेक्टर में तब्दील कर दिया। और क्लोनिंग वेक्टर में तब्दील होने के बाद क्या हुआ, वो पैथोजेनिक नहीं रहे। ठीक है। क्योंकि वो इनएक्टिवेट हो गया, उसका पैथोजन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया, लेकिन उसका मैकेनिज्म काम कर रहा है क्योंकि वो रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। तो क्या हुआ, अब उसको क्लोनिंग वेक्टर में तब्दील कर दिया गया। तो हम लोग को आप क्या कर सकते हैं, उससे जो जीन है वो डिलीवर कर सकते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे प्लांट में डिलीवर कर दिए। अब प्लांट में डिलीवर करना, उसी तरीके से रेट्रोवायरस में भी सिमिलरली डिसार्म करके उसको जो है वो डिलीवर कर दिए। ठीक है। डिलीवर जो भी डिज़ायर्ड जीन था, जो भी हम लोग को डिलीवर करना था, उससे डिलीवर करा दिया एनिमल सेल में। ठीक है। और जैसे ही ये जीन और डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो लाइगेट हुआ सुटेबल वेक्टर में हो गया, तो उसको हम लोग कहीं पे भी, बैक्टीरिया में अगर उसको ट्रांसफ़र करना है बैक्टीरिया में, प्लांट में अगर ट्रांसफ़र करना है प्लांट में, या फिर एनिमल में ट्रांसफ़र करना है तो एनिमल में ट्रांसफ़र करके उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो एक कॉम्पिटेंट होस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसा होस्ट जो कि कॉम्पिटेंट हो। तो क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाता। ठीक है। बैक्टीरिया को फोर्स करते हैं ताकि जो है वो प्लाज्मिड को ले सके। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरियल सेल है उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि वो जो डीएनए है उसको क्या कर सके, अपने अंदर ले सकें। तो उसके अंदर देने के लिए, क्योंकि आसानी से तो जाएगा नहीं। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है तो वो आसानी से जाएगा नहीं। तो इस वजह से उसको लेने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसमें हीट शॉक मेथड है, उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन है, फिर बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड है, और फिर डिसार्म पैथोजन मेथड है। ठीक है। तो ये 4 मेथड्स जो है हम लोग को पढ़ने हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हीट शॉक मेथड। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रीट करेंगे उसको स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन से, जो कि है कैल्शियम के साथ रख करके इन दोनों को ट्रीट करेंगे। किससे, डीएनए को ट्रीट करेंगे कैल्शियम के साथ, उसके बाद बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे कैल्शियम के साथ, ताकि जो है वो इफ़िशियंसी जो है वो दोनों की बढ़ जाए, डीएनए को एंटर करने में बैक्टीरियम में आसानी हो जाए। ठीक है। उसके सेल वॉल से जो है वो एंटर करने में डीएनए को आसानी हो जाए। फिर क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर क्या करेंगे, फोर्स करेंगे उस सेल में जाने के लिए, और क्या करेंगे, फिर इंक्यूबेट करेंगे सेल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस में। ठीक है। क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे सेल को विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सेल को दोनों को मिला करके क्या करेंगे, आइस में इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद फिर उन दोनों को 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक देंगे। उसके बाद जो है वो फिर से आइस में रख देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट आइस, फिर हीट, फिर आइस। ठीक है। IHI।
ऐसे याद कीजिए IHI। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग उन दोनों को क्या करेंगे, कैल्शियम के साथ ट्रीट कराएंगे और ट्रीट कराने के बाद दोनों को एक साथ करके आइस में इंक्यूबेट करेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखेंगे साथ में, और उसके बाद फिर से आइस में रखेंगे। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो रिकॉम्बिनेंट DNA को अपने अंदर ले लेगा। सही है, और जैसे ही ले लेगा जो भी उसका प्रोसेस होगा वो अपना करना शुरू करेगा। ठीक है। दूसरा होता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, रिकॉम्बिनेंट DNA को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल में। ठीक है। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। इसमें ये जो होते हैं वो प्लांट के लिए सुटेबल होते हैं ज़्यादा। इसमें सिंपली क्या करते हैं, सेल को बम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स जैसे कि गोल्ड और टंगस्टन के साथ, जो कि कोटेड होता है DNA से। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन गन मेथड कहते हैं। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सेल को क्या करना होता है, बम्बार्ड करते हैं DNA कोटेड टंगस्टन और गोल्ड से। ठीक है। और जो लास्ट मेथड होता है वो होता है डिसआर्म पैथोजन मेथड। इसमें क्या होता है कि ये जो डिसआर्म पैथोजन होता है उसको क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं इन्फेक्ट करने के लिए सेल को, और ट्रांसफ़र कर देता है वो अपना जो सेल होता है, अपना जो DNA होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है, जो रिकॉम्बिनेंट DNA होता है वो अपना ट्रांसफ़र कर देता है होस्ट में। तो ये 4 मेथड हो गए। कौन कौन से मेथड हो गए, एक हीट शॉक मेथड हो गया। हीट शॉक मेथड को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हीट शॉक मेथड में क्या होता है, सिंपली कैल्शियम के साथ पहले ट्रीट करेंगे, कैल्शियम के साथ दोनों अलग अलग कैल्शियम के साथ ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से DNA की भी और बैक्टीरिया की दोनों की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो उसको आइस में रखेंगे, दोनों को इंक्यूबेट करेंगे एक साथ मिला करके। उसके बाद फिर दोनों को 42 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर आइस में रखेंगे, और उसके बाद फिर DNA जो है वो बैक्टीरिया में चला जाएगा। दूसरा माइक्रो इंजेक्शन, सिंपली रिकॉम्बिनेंट DNA को इंजेक्ट कर देते हैं एनिमल सेल में। तीसरा है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये एक तो प्लांट के लिए स्पेसिफिक होता है। इसमें क्या करते हैं, सिंपली गोल्ड और टंगस्टन कोटेड DNA को हम लोग क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ सेल पे बम्बार्ड करते हैं। और जो लास्ट मेथड है वो डिसआर्म पैथोजन मेथड है। इसमें सिंपली डिसआर्म पैथोजन को लेते हैं एज अ वेक्टर, उसको अलाउ करते हैं इन्फेक्ट करने के लिए जो होस्ट होता है उसको। ठीक है। और फिर वो अपना रिकॉम्बिनेंट DNA को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये ऑल अबाउट जो है वो टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो होगा प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि कैसे ये सारे मेथड जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।